हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम 5 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिए गए हैं। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल थे, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद जो है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक, अगर हम बात करें बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। किस एक्ट के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, अगला है भारत का पहला गवर्नर जनरल। ये दोनों तो आपका बंगाल के हो गए। ठीक है, उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नामित किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। और ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। ध्यान रखिएगा, अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उसके बाद कौन बना? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881 से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना 1881 में हुई। किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। भारत की 15वीं जनगणना कौन सी थी? 2011 की जनगणना। और ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, और इसका नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी आर दास यानी चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस का मनाया जाता है तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कौन सा नारा दिया था इन्होंने? दिल्ली चलो और जय हिंद का भी नारा इन्होंने दिया था। पूछा गया प्रश्न है तो उसको ध्यान रखिएगा। इनकी आत्मकथा कौन सी थी? तो द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था? पूछा गया प्रश्न है, टीआरई 1 में पूछा गया था। एनी बेसेंट का समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। और यंग इंडिया ये भी आपका महात्मा गांधी। और इंडिपेंडेंट ये आपका मोतीलाल नेहरू का समाचार पत्र है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। एनी बेसेंट के बारे में बात करें तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। सभी को पता होगा, कई बार बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है ये। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें चुना गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और इन्होंने 1898 में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाद में यही आपका जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ठीक है, 1916 में। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन, बताया था मैंने किसका है? तो महात्मा गांधी जी का। और इंडिपेंडेंट ये आपका मोतीलाल नेहरू का है। और यंग इंडिया ये भी आपका महात्मा गांधी की पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था इन्होंने? तो आर्य समाज की स्थापना किया था इन्होंने 1875 में, आर्य समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था इन्होंने। कब? 1828 ईस्वी में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? तो 1897 में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय आपका पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। इंपॉर्टेंट है। इसका नाम विवेकानंद के गुरु भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और इस दिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इनका मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम। और 11 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म संसद में महत्वपूर्ण उपस्थिति, इन्होंने इसमें भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है ये। और इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों की बात करें तो वर्तमान भारत, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा और द ईस्ट एंड वेस्ट, कर्मयोग, ये पूछा गया कई बार। कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का पहला फारसी समाचार पत्र मिरातुल अखबार किसने शुरू किया था? भारत का पहला फारसी समाचार पत्र मिरातुल अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1822 में, ये भी ध्यान रखिएगा, 1822 में भारत का पहला फारसी समाचार पत्र
मिरातुल अखबार शुरू किया था। राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो इन्हें पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और इन्हें भारत में पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 1815, ठीक है, सन भी ध्यान रखिएगा और जो मैं बता रहा हूं उसको भी ध्यान रखिएगा। 1815 में इन्होंने किसकी स्थापना किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना किया था। 1821 में किसकी स्थापना? तो कौमुदी, जो आपका संवाद कौमुदी है उसका प्रकाशन किया था। पत्रिका थी इनकी संवाद कौमुदी 1821। उसके बाद 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, 1817 में कलकत्ता में। उसके बाद 1825 में कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। फिर 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किया था। बाद में इसी का नाम क्या रखा गया? ब्रह्म समाज, 1828। और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को भी समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त पूछ रहा किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बंगाल में दोहरी सरकार यानी द्वैध शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, 1765 में इसके द्वारा, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, 1765 से 1772 तक या वहां पे द्वैध शासन लागू था। इस प्रणाली के तहत बंगाल के प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसका नाम जो है दीवानी और निजामत। इसी को क्या कहते हैं? आपका द्वैध शासन कहते हैं। देखिए, दीवानी क्या था? दीवानी का अर्थ है राजस्व एकत्र करने का अधिकार। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, राजस्व एकत्र करने का अधिकार किसके पास था? तो कंपनी के पास था। और जो आपका निजामत होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रशासनिक अधिकार। और यह अधिकार किसके पास था? तो नवाबों के पास था। ठीक है, जो आपका राजस्व था ये आपका कंपनी के पास, और जो प्रशासनिक अधिकार था ये नवाब के पास था। और इसको क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहा जाता है। ठीक है, और इसे समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। कब? 1772 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। CR दास को किस नाम से जाना जाता है? CR दास यानी चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। CR दास की बात करें तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1923 में। और 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो CR दास ने किया था। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ और हम उपनाम की बात करते हैं। तो लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण को। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। लोक नेता गोपीनाथ मुंडे को। देश बंधु चित्तरंजन दास को। दीन बंधु, ध्यान रखिएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास को। और दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स एंड्रूज को कहा जाता है। और जननायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। शहीद ए आजम भगत सिंह को। और पेरियार, इंपॉर्टेंट है, पेरियार EV रामा स्वामी को कहा जाता है। ठीक है, और गुरु किसका उपनाम है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक, महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय स्खलन कहा था, यानी भूल कहा था। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चौरी चौरा की बात करते हैं। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। 4 फरवरी 1922, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को यह शहर एक हिंसक घटना का गवाह बना।
किसानों की एक बड़ी भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? चौरी चौरा कांड कहा जाता है। चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था? तो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। ठीक है, अच्छा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसने किया था? तो आपका महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। डेट भी ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1920। ठीक है, वापस कब लिया गया इसे? तो 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? इंपॉर्टेंट है, टीआरई 3 में पूछा गया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून 1948। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि वे 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। दोनों डेट ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में नियुक्त करने की घोषणा भी की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नांकित में से किससे संबंधित था? अल हिलाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल हिलाल एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। इसकी स्थापना भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता कार्यकर्ता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, यह पत्र भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना और बढ़ते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए भारतीय मुसलमानों को प्रोत्साहन देने के लिए उल्लेखनीय था। ठीक है, अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पहले शिक्षा मंत्री थे ये। ठीक है, यह समाचार पत्र 1912 से 1914 तक चला, जब इसे प्रेस अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1912 से 1914 तक। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? यह कथन किसके बारे में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह प्रश्न बीपीएससी 2022 में पूछा गया है। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में है ये। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने 1920 से 1930 के दशक में जमींदारों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था। एक अनुबंधित यानी गिरमिटिया मजदूर के रूप में बाबा रामचंद्र प्रशांत क्षेत्र में एक द्वीप राष्ट्र फिजी में गए थे। भारत में असहयोग आंदोलन शहरों से लेकर गांवों तक फैल गया था। अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों के नेतृत्व में एक नई सभा का गठन किया गया था। इस नई सभा को अवध किसान सभा के रूप में भी जाना जाता था और इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है अवध किसान सभा, तो बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? यह आपका बीपीएससी 2022 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
बी डी सावरकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने? बी डी सावरकर ने कहा था। इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी वर्णित किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का मत देख लेते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। 1857 के बारे में यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। यह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था इसे। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। यह किसने कहा था? तो जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। और यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह किसने कहा था? तो टी आर होम्स ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमान का षड्यंत्र था। ये किसने कहा था? तो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ये 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इंपॉर्टेंट है ये। किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने ये कहा था। ठीक है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना बी आर अंबेडकर ने की थी। यह समाचार पत्र 1927 में प्रकाशित हुआ था। यह मराठी भाषा का समाचार पत्र था। किस भाषा से था ये? तो मराठी भाषा का था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता, सभी को पता है। ठीक है, और ये भारत के पहले क्या थे? कानून मंत्री थे। इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले कानून मंत्री थे, और ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक, इनकी पत्रिकाएं ध्यान रखिएगा। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता, ये सब किसकी पत्रिकाएं हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। संगठन भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1923 में किया था। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना 1936 में किया था, और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें ध्यान रखिएगा आप लोग। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया और थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये भी इनकी आत्मकथा है। कैन आई बी अ हिंदू, एसेज ऑफ भगवद गीता, द बुद्धा एंड हिज धम्म, अनटचेबल, हु वर दे आर, वाई दी बिकम अनटचेबल्स, ये भी इनकी पुस्तक है। और अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का विनाश, ये सारी पुस्तकें आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित और 1882 में प्रकाशित एक बंगाली उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 में। यह 18वीं शताब्दी के अंत में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि से प्रेरित और स्थापित है। इसे बंगाली और भारतीय साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक माना जाता है। उपन्यास की कथा 1770 में बंगाल के भीषण अकाल तथा सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सन्यासी विद्रोह पर यह आधारित है और वंदे मातरम भी इसी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? बीपीएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये। मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार किसे कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल के दौरान सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, जिसका अनुवाद मक्का का द्वार या मक्का का प्रवेश द्वार होता है। सूरत को यह नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का के तीर्थ यात्रा मार्ग से जुड़ने के कारण दिया गया था। ठीक है, मक्का का द्वार। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावासों की स्थापना की थी? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। ये निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावासों की स्थापना किया था? तो किसने किया था? टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने। भारतीय शासकों में टीपू सुल्तान को आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित करने के लिए जाना जाता है। टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य का शासक था। वह अपने आधुनिकीकरण प्रयासों और विभिन्न विदेशी शक्तियों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के प्रयासों के लिए जाने जाते थे। टीपू सुल्तान ने फ्रांस, तुर्की और ईरान सहित विभिन्न विदेशों में दूतावास भेजे थे। ठीक है, पूछा गया तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यह भी पूछा गया प्रश्न है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंसन ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स विल्किंसन एक ब्रिटिश प्राच्यवादी और टाइपोग्राफर थे। 1785, डेट भी ध्यान रखिएगा, 1785 में विल्किंसन ने भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था द भगवत गीता डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन, जिससे यह महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथ अंग्रेजी भाषी दुनिया के लिए सुलभ हो गया था। ठीक है, 1785 में इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1927 में गठित एक महासंघ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में, जिससे ब्रिटिश भारत की रियासतों में राजनीतिक आंदोलन शामिल थे। जिसमें आपका ब्रिटिश भारत की रियासतों में राजनीतिक आंदोलन शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य उन राज्यों की आवाजों को एक साथ लाना और अपने राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की मांग के लिए एक मोर्चे के रूप में कार्य करना था। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य जी.बी. कृपलानी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक हुई थी बंबई में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? अगर आप पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? यह प्रश्न बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोंडवाना लैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले क्या था? सिर्फ एक ही था, पैंजिया ही महाद्वीप था। और क्या था? पैंथलासा, ये महासागर था और ये पैंजिया क्या था? महाद्वीप था। बाद में जब ये टूटा तो ये आपका उत्तरी भाग क्या कहलाया? तो उत्तरी भाग लॉरेंसिया कहलाया और दक्षिणी भाग क्या कहलाया? तो गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, तो दक्षिणी पूछा है इसमें, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे महाद्वीपीय सिद्धांत कहते हैं। देखिए महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो महाद्वीपीय सिद्धांत महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित है। यह पहली बार 1912 में एक जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, किसने दिया था? तो वेगनर ने यह प्रस्तुत किया। यह भी पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा इसको। इस सिद्धांत के मुताबिक मौजूदा सभी महाद्वीप अतीत में एक बड़े भूखंड पैंजिया से जुड़े हुए थे। जो आपका जो महाद्वीप थे किससे जुड़े हुए थे? तो पैंजिया से जुड़े हुए थे। और उनके चारों ओर एक विशाल महासागर था, उसका नाम क्या था?
तो पैंथालासा था। महासागर कौन सा था? पैंथालासा। महाद्वीप क्या था? पैंजिया। ठीक। लगभग 200 मिलियन वर्ष से पहले पैंजिया विभाजित होना शुरू हुआ और क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी घटकों का निर्माण करते हुए लॉरेंसिया तथा गोंडवाना लैंड के रूप में दो बड़े महाद्वीपीय भूभागों में टूट गया। उत्तरी भाग को क्या कहा गया? लॉरेंसिया कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है। इसके बाद लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड विभिन्न छोटे महाद्वीपों में टूटते रहे, जो क्रम आज भी जारी है। देखिए यहाँ पे पहले क्या था? आपका पूरा पैंजिया था और यहाँ पे आपका क्या था? पैंथालासा महासागर था। पैंजिया जब टूटा तो उत्तरी भाग में आपका क्या कहलाया? ये लॉरेंसिया, और दक्षिणी भाग क्या कहलाया? तो ये आपका गोंडवाना लैंड कहलाया। बाद में टूटते टूटते देखिए ये आपका अब ऐसे कुछ है। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। बिल्कुल सत्य है, 13 किलोमीटर है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। नहीं, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कई बार बता चुका हूं, निचली परत है। और इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। नहीं, ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान क्षोभमंडल का घटता है। ठीक है, तो इसमें सही पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। देखिए व्याख्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्षोभमंडल की बात करते हैं, इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है। देखिए पृथ्वी के ध्रुवों पर, देखिए इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी की ध्रुवों पर सबसे कम है। ध्रुव पर पूछा जाए सबसे कम है और भूमध्य रेखा पर अधिक है। ये भी पूछा गया है। क्षोभमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है और भूमध्य रेखा पर क्या होती है? अधिक होती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्षोभमंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ क्या होता है? आपका घटता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा, यानी घटेगा। इसकी ऊपरी परत जिसमें यह घटना होती है उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। जो आपका क्षोभमंडल की ऊपरी परत होती है जिसमें यह घटना होती है, ऊंचाई के साथ जो है तापमान घटता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। यह सबसे घनी और निचली वायुमंडलीय परत है। आपका क्षोभमंडल सबसे घनी है और सबसे निचली परत है। ठीक है। और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं सब इसी में होती हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व यानी मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा इसको। उसे आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कई बार पूछा गया है। ऑप्शन सी। आम्र वर्षा कर्नाटक, केरल, कोंकण और गोवा में पूर्व मानसून बौछार है जो आमों के पकने में मदद करते हैं। इन्हें अप्रैल या ग्रीष्म वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसे आम्र वर्षा या अप्रैल वर्षा या ग्रीष्म वर्षा मानसून से पूर्व होती है, ध्यान रखिएगा। यह बौछार आमों को पेड़ों से समय से पहले गिरने से रोकती है और यह दक्षिण भारत के आम की खेती करने वालों के लिए महत्वपूर्ण होती है। अप्रैल में इन क्षेत्रों में लगभग 70 mm आम की बारिश होती है। ये क्षेत्र आम की किस्मों जैसे अल्फांसो, मल्लिका, बनशाह, रसपुरी, तोतापुरी, बादामी, सिंधुरा आदि के लिए प्रसिद्ध है। आम के लिए उपयोगी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली है, यानी समुद्र में कितनी दूर तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। किलोमीटर पूछे तो 21.9, समुद्री मील पूछे तो 12 समुद्री मील। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रादेशिक समुद्र अपने आधार से 12 समुद्री मील, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? नॉटिकल मील कहते हैं, तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। एक समुद्री मील पृथ्वी की परिधि पर आधारित है और 1 मिनट के अक्षांश की यह बराबर होता है। यह भूमि मापित जो मील होता है, जो भूमि का जो मील होता है उससे थोड़ा अधिक होता है। तो 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1.15 भूमि जो आपका पृथ्वी का होता है इतना होता है। और किलोमीटर की बात करते हैं तो 1.85 किलोमीटर होता है। ठीक है। प्रादेशिक समुद्र तटीय राज्यों की संप्रभुता और
राज्यों की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र है। ये अधिकार न केवल सतह पर बल्कि समुद्र तल, उप मृदा और यहाँ तक कि हवाई क्षेत्र तक भी ये फैले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? 1973 में कौन सा शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन बी। देखिए, अगर हम बात करते हैं कुछ परियोजनाओं की, ध्यान रखिएगा, कस्तूरी मृग परियोजना ये आपका 1970 में, प्रोजेक्ट हेंगुल ये आपका 1970 में, गिर सिंह परियोजना ये इंपॉर्टेंट है, गिर सिंह परियोजना 1972। मैंने सारा लिख दिया इसमें ताकि जहां कहीं से भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। बाघ परियोजना ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो 1973 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। गैंडा परियोजना ये इंपॉर्टेंट है 1987 में। हाथी परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बाघ परियोजना और हाथी परियोजना पूछा जाता है, तो ये आपका 1992 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। हिम तेंदुआ परियोजना ये पूछा गया है, एसएससी वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है ये, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देख लेते हैं। तो 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, अप्रैल 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसको शुरू किया था। ठीक है, 1970 में बाघ केवल कितने थे? 1800 बाघ थे, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। 2023 में बाघों की संख्या कितनी है? ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 3167 है वर्तमान में, 2023 में है। परियोजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रशासित किया जाता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, जो आपका ये जिम कॉर्बेट है, ये ध्यान रखिएगा, जो जिम कॉर्बेट है इसका नया नाम, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसका नाम अब क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? करा किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। देखिए, अगर हम क्रम की बात करते हैं तो आपका सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, तब शनि आता है। यानी 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे आता है क्रम के अकॉर्डिंग सूर्य से। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, ये आपका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, शनि ग्रह, और इसका घनत्व तो सबसे कम होता है। ठीक है, शनि ग्रह की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें आपका 7 वलय हैं जो बहुत छोटे कणों से बने हैं। इसका सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है? तो उपग्रह इसका सबसे बड़ा है टाइटन। और पूरे सौर मंडल में इसका घनत्व तो क्या होता है? सबसे कम होता है, और इसकी परिक्रमण अवधि जो है 29.5 वर्ष होती है। कहीं कि आपको जो है 29 वर्ष भी देखने को मिलेगा। सौर मंडल में किसी भी ग्रह की तुलना में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व है। सबसे कम किसका है? तो शनि का है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहां प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? ध्यान रखिए, पूछ रहा है कहां नहीं पाई जाती है। इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, कहां नहीं पाई जाती है? तो ये आपका अंडमान और निकोबार देशों में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है, सुंदरवन, ध्यान रखिएगा, सुंदरवन में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सुंदरवन जो है आपका मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि जो है प्रवाल भित्ति के लिए। मैंग्रोव वन यानी ज्वारी वन। देखिए, भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी गुजरात में उत्तर पश्चिमी तट पर, केरल के दक्षिणी पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप, और तमिलनाडु के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में पाक की खाड़ी में पाई जाती है। ये आप सब क्या पाई जाती है? प्रवाल भित्तियां, इंपॉर्टेंट है ये। बंगाल की खाड़ी में आपका जो आपका सुंदरवन है, ये मैंग्रोव जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन। ठीक है, मैंग्रोव यानी ज्वारी वन के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट है सागौन, साल, चंदन महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए ज्योग्राफी के मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में शामिल किए हैं आपकी बार। सागौन, साल, चंदन महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, तो ये आपका कैसी है? तो ये आपका किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, चंदन पूछा गया था टीआरई 2 में। ठीक है, तो ये आपका कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की हम बात करते हैं,
तो ये आपका इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे व्यापक यही है, मानसूनी वन इसे कहते हैं, क्योंकि इन जंगलों में पेड़ शुष्क मौसम के दौरान अपनी पत्तियों को क्या कहते हैं, झाड़ देते हैं, और मानसून के दौरान फिर से उग जाते हैं। आपने देखा होगा पतझड़ होता है फरवरी और मार्च के समय में, उसके बाद जैसे ही है आपका थोड़ा सा मौसम आता है बरसात का, वैसे ही फिर से जो है सारी पत्तियां आ जाती हैं। उन क्षेत्रों में फैले ये उन क्षेत्रों में फैलते हैं जहां पे आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है और आर्द्रता जो है 80 से 90% तक होती है। एग्जाम्पल ही ध्यान रखिएगा, ज्यादातर एग्जाम्पल पूछता है तो सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन इन वनों के उदाहरण हैं। किसके? आपका पर्णपाती वन के। ठीक है, लगभग जो भारत में पाए जाते हैं लगभग पर्णपाती ही होते हैं ज्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा ये। तो काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता होती है, यह गीला होने पर ठोस और चिपचिपा हो जाता है और सूखने पर क्या होता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी से कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी ज्वालामुखी की है जिसका रंग काला होता है और इसीलिए इसे काली मिट्टी कहते हैं, और इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये कपास के लिए जो है उपजाऊ होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, दक्षिण मध्य प्रदेश के पठारों और गोदावरी और कृष्णा घाटियों के साथ दक्षिण में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दशा यानी दशाएं चाय की कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक नहीं है? पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। सब प्रश्न जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं और ये सब प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, करा उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु चाय के लिए बिल्कुल सही है। ये 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर परास वाली भारी वर्षा, ये भी आपका सही है। मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होना चाहिए, ये आपका गलत है, चाय के लिए जरूरी नहीं है। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय के लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है? दोमट मिट्टी चाहिए होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है तथा गर्म एवं आर्द्र जलवायु में इसकी पैदावार क्या होती है? अच्छी होती है। इसकी वृद्धि इसकी वृद्धि है तो आदर्श तापमान कितना होता है? 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है, और 35 डिग्री के ऊपर और 10 डिग्री के नीचे का तापमान जो है इसके लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। यानी 35 डिग्री से ज्यादा भी नहीं और 10 डिग्री से कम भी नहीं। ठीक, और इसके लिए पूरे वर्ष समान रूप से वितरित 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी 150 या 250, ठीक है, आवश्यकता होती है। और इन्हें वृद्धि के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वर्षा भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, तलछटी चट्टानों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तलछटी चट्टान यानी अवसादी चट्टान की बात कर रहा है। ये अवसादी चट्टानों के बारे में कल भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है। तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जल विज्ञान प्रणाली द्वारा निर्मित होती हैं, बिल्कुल सही है। अभी इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तलछटी चट्टानों के निर्माण में पहले से मौजूद चट्टानों का अपक्षय शामिल होता है, बिल्कुल सही है, अपक्षय की वजह से बनता ही है, मैंने बताया था। तलछटी चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं, ये तो गलत है भाई, कल ही मैंने बताया था कि आपका जो अवसादी चट्टान होते हैं इसमें जीवाश्म होते हैं। ठीक है, जीवाश्म होते हैं, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है ये, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा इसमें प्रश्न में है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी। तलछटी चट्टानें यानी अवसादी चट्टान पृथ्वी की सतह पर जल विज्ञान प्रणाली द्वारा निर्मित होती हैं। तलछटी चट्टानें मुख्य रूप से अपक्षय, कटाव, परिवहन, जमाव और लिथिफिकेशन की प्रक्रियाओं के माध्यम से बनती हैं, जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट होती हैं। इन प्रक्रियाओं में आपका पानी, हवा, बर्फ और गुरुत्वाकर्षण की क्रिया शामिल होती है, यानी जो कटाव से होता है। ठीक है, अपक्षय से। तलछटी चट्टानों के निर्माण में पहले से मौजूद चट्टानों का अपक्षय शामिल होता है। तलछटी चट्टानों से मौजूद चट्टानों के टूटने और अपक्षय से उत्पन्न होती है, और इसमें क्या होता है? जीवाश्म पाए जाते हैं, और इनकी जो है परत होती है, क्या होती है? तलछटी चट्टानें आमतौर पर परतों में होती हैं। ठीक है, यह परत या
समय के साथ तलछट यानी जमाव के कारण होती है, जमता जाता है ऐसे, ठीक है, परत बनता जाता है, वही आपका है। ठीक, इसमें आपका जीवाश्म पाए जाते हैं, नीचे जो दब जाते हैं उन्हीं को कहते हैं जीवाश्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नील घाटी और जावा द्वीप में जनसंख्या का उच्च घनत्व मुख्यतः किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट है। नील घाटी, नील नदी की बात कर रहा है ये, नील नदी के जो आपका है, नील नदी घाटी और जावा द्वीप में जनसंख्या का उच्च घनत्व, यानी यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं ऐसे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कृषि, गहन कृषि की वजह से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बारे में हम देखते हैं। नील घाटी ये आपका कहाँ पे है? नील नदी अफ्रीका में बहती है। विशेष रूप से मिस्र में नील नदी की वार्षिक बाढ़ के कारण ऐतिहासिक रूप से अत्यंत उपजाऊ और उत्पादक कृषि क्षेत्र रही है। यानी जो है नील नदी का जो क्षेत्र है उपजाऊ है, इसलिए वहां पे ज्यादा लोग निवास करते हैं। पानी और उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता ने गहन कृषि पद्धतियों को सुविधाजनक बना दिया है, जिसमें आपका गेहूं, जौ और विभिन्न फसलों और फलों और सब्जियों जैसी फसलें इसमें शामिल है। नील घाटी की कृषि उत्पादकता ने सदियों से घनी आबादी का समर्थन किया है। यानी जब यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध हैं, पानी भी उपलब्ध है, कृषि के सारे चीजें उपलब्ध है, इसलिए वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसलिए आप वहाँ का जनसंख्या भी, घनत्व भी ज्यादा है। इसी प्रकार आपका इंडोनेशिया भी है। तो इंडोनेशिया में आपका जो जावा द्वीप है अपनी समृद्ध ज्वालामुखी मिट्टी और अनुकूल जलवायु के लिए जाना जाता है। ठीक है, जिसमें इसे अत्यधिक उत्पादक कृषि क्षेत्र बना दिया। इसमें आपका चावल, चाय, कॉफी और मसाले जैसे फसलें यहाँ पे की जाती हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, जहाँ पे सारी चीजें होंगी वहां पे जो लोग तो रहेंगे ही, उसी को। अगला है पाक जलडमरू मध्य भारत और किन के बीच है? इंपॉर्टेंट है। पाक जलडमरू मध्य, देखिए यहाँ पे ये आपका पाक है, जलडमरू मध्य, इधर आपका क्या है? भारत है, भारत का तमिलनाडु है, फिर इधर आपका श्रीलंका है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच में आपका ये पाक जलडमरू मध्य, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। मैप के माध्यम से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कारण नेपाल के साथ कौन सा सीमा साझा नहीं करता है? देखिए आपका नेपाल है, इधर आपका ये देखिए यहाँ पे आपका कौन सा है? उत्तराखंड है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, देखिए यहाँ पे आपका बिहार है, ठीक, और ये आपका क्या है? सिक्किम है। यहाँ आपके क्या है? देखिए यहाँ थोड़ा सा आपका लग रहा है, यहाँ पे कौन सा? पश्चिम बंगाल का लग रहा है, तो हो जाएगा इसमें उत्तराखंड के, देखिए यहाँ पे हो रहा है, बिहार का भी हो रहा है, ठीक है, बिहार का देखिए, सिक्किम का भी सीमा लग रहा है, तो झारखंड का नहीं लग रहा, झारखंड तो इधर कहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल से जो है 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, 5 राज्यों की, इसमें आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस जलाशय में बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पे जाके गिरती हैं? तो ये आपका अरब सागर में। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इधर जो आपका नर्मदा नदी है, देखिए इधर सारी नदी जा रही है ना, ताप्ती भी आपका, ये आपका यहाँ पे क्या है? अरब सागर है, और इधर आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जवारी, सरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा, ये सब नदियां आपका जो है अरब सागर में गिरती हैं। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं किसका निर्माण करती हैं? तो ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं, यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इधर जो नदियां गिरती हैं बंगाल खाड़ी में किसका निर्माण करती हैं? तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो है नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है अरब सागर में गिरने वाली। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को इस नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, इसमें कौन सा उष्णकटिबंधीय? तो वो आपका सवाना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाना घास के मैदान को जो है उष्णकटिबंधीय मैदान कहा जाता है। ये आपका उष्णकटिबंधीय है। कुछ घास के मैदानों की हम बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय आपका सिलवास अमेजन बेसिन में पाया जाता है। सवाना आपका पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया वगैरह में पाया जाता है। वेनेजुएला आपका जो है लानोज में, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में, और कैंपास आपका ब्राजीलियन उच्च भूमि। इंपॉर्टेंट है ये। शीतोष्ण की बात करें, स्टेपीज हो गया, प्रेरी हो गया, डाउन्स हो गया, विल्ड और पंपास। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में, विल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरी उत्तर अमेरिका में, और स्टेपीज आपका मध्य एशिया या यूरेशिया में। मैप के माध्यम से समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका वर्ल्ड मैप है। देखिए आपका का प्रेरीज है,
देखिए जो थोड़ा डार्क में है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये उष्णकटिबंधीय होने, उष्णकटिबंधीय। देखिए जो आपका भूमध्य रेखा के आसपास, आप यहाँ से लगभग भूमध्य रेखा गुजरती है ना यहाँ कहीं से, तो जो भूमध्य रेखा के आसपास है वो गर्म होंगे, यानी वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। तो जो दूर होंगे वो आपका ठंडे होंगे, यानी आपका हो जाएगा ये आपका शीतोष्ण। पेरीज आपका ये देखिए उत्तर अमेरिका है ना, प्रेरीज हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखिए लानोज है वेनेजुएला में। कंपोस्ट देखिए ये आपका गर्म है, दोनों ये भी गर्म है ये भी गर्म है, यानी उष्णकटिबंधीय है। कंपोस्ट आपका ब्राजील है, ठीक है। ये देखिए पंपास, देखो और थोड़ा नीचे आ गए हम, तो भूमध्य रेखा से तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो शीतोष्ण हो जाएगा पंपास। वेल्ड देखिए थोड़ा और नीचे आ गए तो ये आपका ये भी आपका शीतोष्ण है। डाउन्स भी देखिए नीचे आ गए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका है क्या, शीतोष्ण है। उसके बाद बात करते हैं स्टेपी, देखिए यहाँ पे ऊपर हम चले गए तो ये आपका क्या हो गया, यूरेशिया में हो गया, यानी एशिया और यूरोप में, ठीक है। पुस्ताज आपका ये देखिए हंगरी में हो गया। तो मैप के माध्यम से इसको आप लोग समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। मैप को ज़्यादा ही नहीं पूछता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैप से देख लेंगे, दो चार ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारतीय गैंडा, एक सींग वाला गैंडा जिसे कहते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा उद्यान किस राज्य में है, तो असम में है। गिरी की बात करते हैं तो ये आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ पे है, किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में है ये, ठीक है। सुंदरवन की बात करते हैं तो ये आपका बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए। कहाँ पे है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका ये आपका पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। ये ईवीएस में पूछता, ज्योग्राफी में पूछता, दोनों को चैप्टर लगभग सेम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किसके लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट बैरियर रीफ इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका क्या है, मूंगा चट्टाने हैं। मूंगा चट्टाने इसको क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति है, ठीक है। ये क्या है आपका, प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ये देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसका उत्तर पूर्वी तट है, ठीक है, उत्तर पूर्वी तट है ये। यहीं पे आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक फैला आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। मैप से आपको अच्छा समझ आएगा, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है, देखिए यहाँ पे बगल में है। दिशा पूछ लेता है कभी कभी, किस तट पे है, तो उत्तर पूर्वी तट पर है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर पूर्वी तट। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर 1200 मील तक फैली हुई है। ध्यान रखिएगा ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव के लिए खतरा नहीं है। करा वन्य जीव के लिए खतरा कौन सा नहीं है। वन्य की कटाई खतरा, भाई जब इन काट देंगे तो कैसे वन्य जीव रहेंगे। प्रदूषण, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी खतरा है। अवैध शिकार, ये भी है, जैसे वन्यजीव को हम जब मार देंगे, अवैध शिकार करेंगे तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, तो ये भी आप खतरा ही है। संरक्षण के प्रयास, हम उनका जो है संरक्षण करेंगे वन्यजीवों का, तो हम क्या करेंगे, बच जाएंगे, तो ये आपका खतरा थोड़ी ना है, ये तो उससे बचेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पूछ रहा है, तो बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे क्या है, अधिक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 1106 लोग रहते हैं बिहार में। ये आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, यानी 1 किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, वही मतलब होता है जनसंख्या घनत्व का कि 1 किलोमीटर के भीतर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। तो बिहार में 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो आपका जो है 1106 किलोमीटर, ओ सॉरी 1106 लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 है। सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, कितना है, तो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखिए, दोनों सबसे ज्यादा बिहार का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, कितना है ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। कल ही मैंने सारी अनुसूचियों को आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो चौथी अनुसूची की बात कर रहा है, आप 12वीं अनुसूची जो है रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। चौथी अनुसूची में क्या है, तो इसमें आपका है ऑप्शन डी, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन का प्रावधान किसमें है, तो चौथी अनुसूची में है।
संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण किसमें है? ये 7वीं अनुसूची में कई बार बताया हूं। जो आपका केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, आपका 7वीं अनुसूची में है ये, ठीक है। और भाषा किसमें है? तो भाषा जो है आपका 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासन से संबंधित प्रावधान, ये आपका 6ठी अनुसूची में है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कमेंट तो जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में पूछा है। देखिए पॉलिटी से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग कर नहीं पाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। कैग के बारे में पूछा है इसमें। करा भारत की संचित निधि से सभी व्ययों का ऑडिट और रिपोर्ट करना बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। कितना खर्च हो रहा है ये आपका ऑडिट करना सही है। आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से सभी व्ययों का ऑडिट करना और रिपोर्ट करना बिल्कुल सही है ये। सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि खातों का ऑडिट और रिपोर्ट करना ये भी आपका कैग का कार्य होता है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ आपका संचित निधि और आकस्मिक निधि जो है इसके बारे में ऑडिट वगैरह करता है, ना कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति के बारे में। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम समझते हैं सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने का कि विशिष्ट कर्तव्य की सार्वजनिक राजस्व सरकारी खजाने में हो, ये जो है कैग का कार्य नहीं होता, बल्कि किसका कार्य होता है? ये जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे अन्य सरकारी विभागों की होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम कैग के बारे में बात करें, संवैधानिक प्रावधान, संविधान के किस आर्टिकल में इसके गठन का बात कही गई है? तो आपका अनुच्छेद 148, ये कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 148 में ध्यान रखिएगा, कैग की नियुक्ति शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। ये सारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाह से इसको, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, आर्टिकल 148, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है, इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है। कब सलाह देता है? जब राष्ट्रपति मांगता है, ठीक है। अपनी पहल पर नहीं देता है, जब जो है राष्ट्रपति मांगेगा तभी सलाह दे सकता है, यानी केवल तभी जब जो है ऐसी सलाह मांगता है राष्ट्रपति, तभी जो है सलाह दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। अपने मन से सलाह नहीं दे सकता राष्ट्रपति को, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, सभी को पता है, और कानून तथा तथ्य के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति रखता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को ऐसी सलाह तभी दे सकता है जब ऐसा चाहे। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है जब राष्ट्रपति को सलाह देगा तो राष्ट्रपति उसको जो है मानने के लिए बाध्य है कि नहीं? ध्यान रखिए, बाध्य नहीं है। ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि जो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे रहा है उसको माने या ना माने, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए, कथन के रूप में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। और ये जो सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट, ये किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 143 में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 143 में है आपका जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप उसका किसी देश की आर्थिक वृद्धि हम कैसे पता करेंगे? तो आ जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त उपाय है आपका प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि यह आर्थिक उत्पादन और जनसंख्या आकार दोनों को ध्यान में रखता है, इसलिए, ठीक है। ऑप्शन डी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का यह प्रयास होगा कि वह शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मातृभाषा में शिक्षा। तो आप किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 350A में ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट है 350A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास होगा कि
वह भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। इस प्रावधान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समूहों के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों को रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना। यानी मातृभाषा में शिक्षा जो है किसमें है? अनुच्छेद 350A में। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा न्यायालय रिट जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कौन सा न्यायालय रिट जारी करता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, हाई कोर्ट 226 के तहत यह जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करती है। करा, एक लोकतांत्रिक सरकार निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करती है। किसके निर्धारित सीमा के भीतर? तो संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकार के सीमा के भीतर। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग काम करती है जो आपका लोकतांत्रिक सरकार होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और नागरिकों के अधिकार को भी यह ध्यान में रखती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संविधान के अलावा नागरिकों के अधिकार को भी ध्यान रखती है। नेक्स्ट है, एक देश जहां 1900 तक प्रत्येक वयस्क को मतदान का अधिकार है, वह सभी वयस्क को मतदान का अधिकार, तो आपका हो जाएगा 1900 तक पूछ रहा है, तो न्यूजीलैंड था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर बात करते हैं अमेरिका में जो है महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब दिया गया? तो 1920 में दिया गया था। अमेरिका में 1920 में दिया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। अगर पूछा जाए ब्रिटेन ने कब दिया था महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, तो 1928 में दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था, सभी को पता है। संविधान सभा का गठन आपका कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आपका जो है आया था 1946 में आया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, पहली बैठक की। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद 9 तारीख को जो बैठक, 11 तारीख जो बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। सारे पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार बताया हूं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग गलत करेंगे, मुझे पता है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा यहाँ पे, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का ऐसा सदन है, अस्थायी सदन है। ठीक है, अस्थायी सदन है, यानी इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, तब 6 वर्ष होगा। अभी तो क्या होगा, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे इनमें से डी में है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन के रूप में भी जानते हैं, उच्च सदन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है सदस्य जो है इसमें रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, यानी आर्टिकल 32 को। ठीक है, आर्टिकल 32 को कहा है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार बता चुका हूं मैं। ठीक है, अगर वैसे पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। कल ही मैंने बताया था महाभियोग के बारे में पूरा डिटेल से। तो महाभियोग की विधि अपनाई जाती है, किस देश के अपनाई गई है यहाँ पे? ठीक है, तो आपका कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है। अगर पूछा जाए महाभियोग किस सभा में लाया जा सकता है, यानी किस सदन में, तो दोनों सदनों में या दोनों सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है ये। ठीक है, किसी भी सदन में से लाया जा सकता है। अगर पूछा जाए महाभियोग में कौन भाग लेता है, तो दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिए, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो
मनोनीत है, यानी सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं महाभियोग में। और किस देश का संविधान से लिया गया है, तो आपका अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? राज्यसभा में पूछ रहा है कितने सदस्य राज्यों से आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो देखिए राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, 250, जिसमें आपका जो है 238 सदस्य जो होते हैं ये आपका चुन के आते हैं, और 12 सदस्य जो है आपका राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को मनोनीत करता है। तो यानी कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 238। वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 245 हैं, अधिकतम 250 होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, बिल्कुल सही है ये। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी आपका सही है। 65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा निम्न सदन है, बिल्कुल सत्य है। देखिए 65वें संविधान संशोधन नहीं, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान किया है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात कही गई है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का पद किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 76 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ये आपका भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और जो है किस आर्टिकल में है, तो आपका 76 में है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में जो है अटॉर्नी जनरल कौन है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट है, दिए गए संकेतों द्वारा कोशिका के भाग को पहचानिए। कोशिका के भाग के बारे में दिया है, करा कोशिका का वह भाग, यह भाग सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, यह जेल जैसा होता है। ठीक है, जो कोशिका को आकार प्रदान करता है, जेल जैसा पदार्थ होता है और कोशिका को आकार प्रदान करता है, तो कौन सा है? तो आपका कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म से कहते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका भाग सभी कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है? करा कौन सा कोशिका भाग सभी कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है? तो कोशिका भित्त नहीं मौजूद होता सभी कोशिका में। ये किसमें पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कई बार बताया हूं मैं, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, जिससे पादप में पाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोशिका की खोज किसने की थी? खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? अभी मैंने 2 दिन पहले ही सारा कुछ बताया था। कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? और कोशिका का सिद्धांत किसने किया था? अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको याद होगा, आप लोग कमेंट बताइए। अभी मैं कल या परसों ही बताया था मैंने इसको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस जीवन प्रक्रिया को कुछ जीवों में स्वपोषी और अन्य में विषमपोषी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक, किसके अनुसार जो है आपका स्वपोषी और विषमपोषी? तो आपका जो है पोषण। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोषण को स्वपोषी और विषमपोषी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे आपका हरे पौधे हो गए, हरित शैवाल हो गए, और कुछ बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? अपना जो है भोजन खुद ही बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तो ये आपका स्वपोषी हो गए। और जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते जैसे जंतु हो गए, ये आपका विषमपोषी होते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास 7th में दिया है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है, पादप खाद्य पदार्थों में सेलुलोज को पचाया जा सकता है, ये भी आपका क्लास 7th का है। पादप खाद्य पदार्थों में जो सेलुलोज होता है उसको पचाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो गाय के द्वारा इसे पचाया जा सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन सेलुलोज के रूप में संग्रहित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न है ये। ठीक है, पौधे में भोजन जो आपका सेलुलोज के रूप में होता है। देखिए इसलिए मैं बार बार कहता हूं व्याख्या को आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि व्याख्या से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। ठीक है, देखिए कितने सारे प्रश्न जो है व्याख्या से बनते हैं आपके। और सेलुलोज जो है जुगाली करने वाले पशुओं, ठीक है, जैसे आपका गाय भैंस वगैरह जो आपने देखा होगा ना, जुगाली करते हैं ना, हमेशा जो है मुंह चलाते रहते हैं, उसी को कहते हैं जुगाली। जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित एक एंजाइम है जिसका उपयोग सेलुलोज को पचाने के लिए किया जाता है। मनुष्य में सेलुलोज नहीं होता, इसलिए सेलुलोज का पाचन वह नहीं कर पाता है। ठीक है, मनुष्य नहीं कर पाता है। अगला है,
क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, तो लाल और नीले प्रकाश को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, लाल और नीला। नेक्स्ट, कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस योगदान करती है बताया हूं, इसको मैंने पूरा लिस्ट भी दिया है इसको आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। सभी आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होता है? एसिटिक अम्ल की गंध जो है किसके समान होता है? तो सिरके के समान होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोश का प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा कौन सा है? देखिए आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट। प्रतिरोधक क्षमता कौन जुड़ा है आपका? लिम्फोसाइट। इसे क्या कहते हैं आप लोग? WBC कहते हैं। ठीक है, आपका प्रतिरोधक यानी इम्यून सिस्टम से जुड़ा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आरबीसी में आपका क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। अला, प्रकाश की गति निम्नलिखित किस माध्यम से में अधिकतम होती है? प्रकाश की गति किस में पूछ रहा है? अधिकतम होती है, तो अधिकतम आपका निर्वात में होती है प्रकाश की गति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल इस प्रकार ठोस में न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल जो है ठोस में क्या होती है? न्यूनतम होती है, क्योंकि वे सघन होते हैं। जो ठोस होता है वो सघन होता है, और निर्वात में अधिकतम होगी, क्योंकि निर्वात सबसे कम का जो है सघन माध्यम होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद वायु में होती है, उसके बाद तरल में होती है, उसके बाद ठोस में होती है। यानी ठोस में जो है प्रकाश की जो है चाल सबसे कम होती है। ठीक है, अगर ये ध्वनि की बात करते हैं, जस्ट उल्टा होता है। ध्वनि में जो है आपका ठोस में सबसे ज्यादा होती है, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे जाएंगे निर्वात में सब क्या हो गया? कम हो जाएगी ध्वनि। तो आपका दोनों ध्यान रखिएगा, निर्वात और प्रकाश भी ध्यान रखिएगा, ध्वनि भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? सभी को पता होगा परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाभिक है देखिए यहाँ पे आपका प्रोटॉन होता है, और क्या पाया जाता है नाभिक में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पे आपका प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। सॉरी, प्रोटॉन पे आपका प्लस चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कोई चार्ज इस पे नहीं होता है, इसलिए उसको न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, तो या तो इस प्रकार आपका जो ये नाभिक हो गया, क्या है? नाभिक धनावेशित है। ठीक है, धनावेशित है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, यानी ऋणात्मक चार्ज होता है। नेक्स्ट है, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक है। पीतल जो है किसका घटक है? इसकी ट्रिक ध्यान रखिएगा, पिताजी। पिताजी, ठीक है, यानी पिता से आपका पिताजी से आपका ये आपका हो गया पीतल, और ताजी से का हो गया आपका जस्ता और तांबा। तांबा और जस्ता, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, पिताजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता और तांबा। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में देखा जाने वाला गहरा लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। जब आप पटाखा फोड़ते हैं तो जो है लाल रंग का जो निकलता है प्रकाश, उसकी किसकी वजह से होता है? तो आपका ट्रांसियम की वजह से होता है। ये आपका बीपीएससी शायद 2023 में ही पूछा गया था ये प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है इसकी कमी से। ठीक है, वही आपका थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? सबसे मीठी चीनी कौन सी, यानी शुगर कौन सी है, शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज जो होती है सबसे मीठी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील है। जितने भी प्रश्न हैं सब बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के कई सारे प्रश्न शामिल किए हैं, और कुछ नए प्रश्नों को भी हमने शामिल किया इसमें। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो कड़वाहट के लिए आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका बिटर बिटर के टेस्ट के लिए, बिटर मतलब कड़वाहट होता है, तो ये आपका पीछे का भाग होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला जो भाग होता है ये मध्य में, ये आपका शोर के लिए यानी खट्टे के लिए होता है, ये खट्टे के लिए होता है।
और ये जो होता है आपका ये वाला भाग इसके बगल में, तो ये आपका सॉल्ट यानी नमकीन के लिए होता है, और ये जो आगे वाला भाग होता है ये आपका मीठे के लिए होता है। बीपीएससी 2020 में प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, सारे ध्यान रखिएगा। ये वाला आपका खट्टा हो गया जो हरा से दिया है यहाँ पे, और ये वाला आपका नमकीन हो गया, और आगे वाला भाग ये मीठे के लिए होता है ये। नेक्स्ट, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है? ये भी आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। अब की बार भी ये आपका टीआरई 3 में पूछा गया था। ठीक है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। इसे जो है उत्साधन भी कहते हैं, उत्साधन भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिए, अब की बार यही दिया था। ठीक है, उत्साधन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, कपूर भी ध्यान रखिएगा। नेप्थलीन और कपूर जो है आपका ये क्या होते हैं? ऊर्ध्वपातन के उदाहरण होते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? तो डायरेक्ट जो है ठोस से जो है गैस डायरेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, ठोस, जैसे कपूर देखा होगा ना, डायरेक्ट आपका ठोस होता है, फिर वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगला है, अदरक एक तना है और जड़ नहीं है, क्योंकि? सभी को पता अदरक तना है, जड़ नहीं है। ये आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, सेम ही यही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें गांठ और पोरियां होती हैं, इसलिए क्या आपका तना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻12 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। दिवस से भी प्रश्न बनता है, 2-3 प्रश्न पिछली बार बने थे दिवस से। विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया था, बिल्कुल सत्य है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ये भी सही है। पर्यावरण से संबंधित सारे दिवस हैं, इंपॉर्टेंट है ये। विश्व जल दिवस ये पूछा गया था, 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एक डेट और ध्यान रखिएगा, 22 मई। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखिएगा, बाकी भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के पर्यावरण संबंधी मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, बिल्कुल सत्य है। मन्नार की खाड़ी आपका क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान चरण 2 को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के साथ मिला दिया गया था, ये भी आपका सही है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय पर्यावरण और संरक्षण में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य है। जो आपका राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है, ये पर्यावरण संरक्षण में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन डी, सभी कथन आपके बिल्कुल सत्य हैं। मन्नार की खाड़ी जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये समुद्री जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और जो आपका ये गंगा एक्शन प्लान चरण 2 को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के साथ मिला दिया गया है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। गंगा एक्शन प्लान शुरू कब हुआ था? तो 1986 में शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ये पर्यावरण और संरक्षण से संबंधित शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ से बिहार स्पेशल के प्रश्न है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपका श्री कृष्ण सिंह थे, सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, पिडमोंट दलदली मृदा बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा। ये पिडमोंट दलदली मृदा बिहार के किस जिलों में पाई जाती है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान भी आपका पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी उत्तर में बहने वाली नदी है? उत्तर में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपका देखिए कौन सी नदियां हैं। ये आपका है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका गंगा नदी है। इधर आपका देखिए ये बागमती नदी है, कोसी नदी है, कमला नदी है, बागमती नदी है, गंडक नदी है, और आपका ये बूढ़ी गंडक नदी है। ठीक है, ये आपका कैसी बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। बाकी उत्तर से दक्षिण की उत्तर की ओर कौन सी नदियां हैं? तो आपका हो जाएगा सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फाल्गु हो गया, और आपका जो है अजय हो गया, और कर्मनाशा नदी हो गई। ये आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये मैप आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, तो ये क्रम भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है, क्रम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह के दौरान, यानी जो आपका दांडी मार्च था, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? बीपीएससी 2022 में पूछा गया था ये। किस कर का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। ठीक है, चौकीदारी कर का विरोध किया था। तो ऑप्शन में है कि नहीं? नहीं है, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण की वजह से? तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में जब श्री कृष्ण सिन्हा ने पहला कांग्रेस मंत्रालय बनाया तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई करने की मांग की थी। उनके मंत्रालय ने वायसराय पर दबाव बनाने के लिए 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया था। वायसराय ने बाद में मांगों को मान लिया और योगेंद्र शुक्ला सहित जो है कई लोगों को 1938 में रिहा कर दिया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कई बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित कर किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, इसकी स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला कहाँ पे है? तो भागलपुर जिले में। ये पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। गोपाल की बात करते हैं, गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। दोनों आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये पाल वंश से संबंधित है दोनों। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र जो आपका क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता था? तो उसे मगध के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, उन्हें उसे क्या कहा जाता? मगध कहा जाता था। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1940 में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? 1940 बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना विमेंस कॉलेज टीआरई 2 में पूछा गया था ये। ठीक है, कि पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में। किसके द्वारा की गई थी? ये आपका पूछा गया था 22 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? 22 में पूछा गया है। ये सब प्रश्न जो है बीपीएससी जब रिपीट करती है। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पादरी की हवेली सबसे पुराना गिरजाघर है, तो पटना में है ये। और इसका दूसरा नाम आपका ब्लेस्ड वर्जिन मैरी है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1713 में हुई थी, लेकिन इसका जो है पुनर् जो है डिजाइन किसने किया था? तो टिरेटो ने 1772 में किया था, जो वर्तमान में है। अगला है, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, बकास्त आंदोलन किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बकास्त आंदोलन शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती पत्रिका भी ध्यान रखिएगा, आपका ओंकार पत्रिका। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना किया था, किसान सभा 1929 में। ये पॉइंट भी आप लोग को ध्यान होना चाहिए। अगला है, नारायणी नदी का दूसरा नाम क्या है? बीपीएससी 2023 में पूछा गया है ये प्रश्न। नारायणी नदी का दूसरा नाम? तो गंडक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया? बहुत बार ये प्रश्न पूछा है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिवेणी नहर। ठीक है, 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये गंडक नदी पर है। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गंडक नदी काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनती है, जो नेपाल की उच्च हिमालयी सीमा से निकलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करंट अफेयर से संबंधित है ये, ध्यान रखिएगा, मार्च करंट अफेयर है ये। टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य तो किस राज्य में है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी का घर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करें अगर हिम तेंदुओं की, हिम तेंदुओं की भी हाल ही में जनगणना हुई है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
हिम तेंदुआ कहाँ पे है सबसे ज्यादा? तो लद्दाख में है, लद्दाख में, ठीक है। और वैसे तेंदुए पूछे जाए तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट, देश की संसद ने मानव किस देश की संसद ने मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक, एक विवादास्पद एलजीबीटी विरोधी कानून पारित किया है? किस देश ने पारित किया है इसको? तो घाना ने इसे पारित किया है। बीपीएससी ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। वन्य जीव विश्व वन्य जीव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वन्य जीव दिवस तो 3 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गर्भकालीन आयु का सटीक निर्धारण करने के लिए गर्भनी GA2 नामक भारत विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल यानी AI मॉडल विकसित करने में किस संस्था ने सहयोग किया है? तो IIT मद्रास ने किया है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों ने इको घाव ड्रेसिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया है? इको घाव ड्रेसिंग, ठीक है, जो घाव पे ड्रेसिंग करते हैं, पट्टी वगैरह करते हैं, उसे कहते हैं इको, यानी पर्यावरण, जो आपका जो अच्छा हो पर्यावरण के लिए, तो ऑप्शन डी, केले के रेशे का उपयोग, ठीक है, ऑप्शन डी। कौन सा देश भावी पीढ़ियों को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर रहा है? ध्यान रखिएगा, जब ये आपका इसने जो है कानून बनाया था ये तंबाकू वगैरह पर, तब प्रश्न बना था। अब इसे रद्द कर रहा है कौन? न्यूजीलैंड। ये पॉइंट ध्यान रखिए, तब अब भी बन सकता है क्योंकि जब ये लागू किया था तभी प्रश्न बना था, तो अब इसे रद्द भी कर रहा है ये। अगला है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? यानी PIB के जो है महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेफाली बी शरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनने वाली हैं? तो पहली महिला भारतीय बनने वाली है जूरी सदस्य में, तो बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर की है, ऑप्शन डी। अगला है, ई कचरा प्रबंधन का उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ई कचरा यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसका प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे? हैदराबाद में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2024 में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डेंगू बुखार के कारण जो है किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? तो पेरू ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरू। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है डेंगू जो है किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है कि जो है बैक्टीरिया की वजह से, और किसकी वजह से फैलता है, यानी वाहक क्या है इसका? ठीक है, वाहक बताइए इसको कमेंट बॉक्स में। मैंने बताया है इसको 2 दिन पहले ही शायद बताया था इसको, या कल ही बताया था, उसको बताइए कमेंट बॉक्स में। स्वतंत्रता के बाद कौन सा भारतीय राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन गया? ये आपकी बार TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है, फिर पूछा जा सकता है ये क्योंकि चर्चा में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, भारतीय नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो समान नागरिक संहिता है संविधान के किस आर्टिकल में है? आप लोग कमेंट करिए, मैं ही बता दे रहा हूँ किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में है। लेकिन ध्यान आप लोग कमेंट करना है कि जो आपका ये किसका भाग है? DPSP का भाग है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए DPSP का अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, किस और जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, और संविधान के किस भाग में है, इतना आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, इंतजार रहेगा मैं, ठीक है इसका। तो ये रहे आज के प्रश्न, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।